1765 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे और खूब करप्शन करने लगे, जिससे कंपनी घाटे में जाने लगी और कंपनी में काम करने वाले अफसर खूब पैसा कमाने लगे। और जब वह भारत से लौटकर इंग्लैंड वापस जाते तो वहाँ आलीशान जिंदगी जीते और कंपनी घाटे में जा रही थी। अब कंपनी को बचाव के लिए ऋण चाहिए और वो ऋण लेने ब्रिटिश सरकार के पास गई, जो हम घाटे में जा रहे हैं, हमें ऋण चाहिए। जब ये बात ब्रिटिश सरकार सुनी तो वो दंग रह गई। अरे ये कैसे हो सकता है? कंपनी घाटे में और कंपनी में काम करने वाले अफसर जब रिटायर होकर ब्रिटेन वापस आ रहे हैं तो यहाँ राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जी रहे हैं। मतलब दाल में कुछ काला है। और इस काला का पता लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया, जो भारत आके ये पता लगाती कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जब सीक्रेट कमेटी अपना रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी और बताया कि कंपनी के अफसर कंपनी से ज़्यादा तो निजी व्यापार कर रहे हैं, और क्योंकि कंपनी ही सत्ता में है तो वहाँ के लोगों से कंपनी के अफसर खूब तोहफे भी ले रहे हैं। और उस समय के कंपनी के अफसरों की मानसिक स्थिति पर एक डायलॉग बहुत फिट बैठता है। वो डायलॉग है ना कि यहाँ का आसन, शासन और प्रशासन सब हम हैं। कुछ ऐसी मानसिक स्थिति थी उस समय कंपनी के अफसरों की। जब ये बात ब्रिटिश सरकार को पता चली तो उसे लगा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, इन लोगों को नियंत्रित करना पड़ेगा, अर्थात रेगुलेट करना पड़ेगा। और इस सब को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1773 में एक एक्ट लाई, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की खासियत यह थी कि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इतना ही नहीं, इस एक्ट को भारतीय संविधान का नींव भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले राजतंत्र हुआ करता था और राजतंत्र में राजा ही सब कुछ है, राजा जो बोल दिया वही कानून है। और यह पहली बार भारत के अंदर एक सेट ऑफ लॉज लाया गया, इसलिए इसे भारतीय संविधान की नींव भी कहा जाता है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसको ऐसे समझते हैं कि पहले कंपनी के अंडर में 3 स्टेट हुआ करता था, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तीनों के अलग अलग गवर्नर थे और वो सारे अलग अलग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और इसके अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे और इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एमपी थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि सीक्रेट कमेटी का जो रिपोर्ट था उसमें यही बताया गया था कि कंपनी के कर्मचारी भारतीय लोगों से खूब उपहार ले रहे हैं और वह खूब निजी व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी भी घाटे में जा रही थी। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार कंपनी के अंदर एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी बनाई, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। और इस गवर्निंग बॉडी को ये काम दिया गया कि भारत के अंदर जितने भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी है वह ब्रिटिश सरकार को देना एकदम अनिवार्य है।